प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, आपसे जितने भी हमारे दर्शक पहले आपको सुना है वो जानते ही होंगे कि आपने सदैव एक बात को कहा है कि भारत बहुत आसानी से विश्व गुरु या सफलता के शिखर पर या इवन रिक्लेमिंग जो वो करना चाह रहा है वो बहुत आसानी से नहीं कर पाएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं जो सामने का वर्ग है, जिसको हम पर्टिकुलरली इस्लामिक वर्ग या मुसलमान तंत्र कह सकते हैं, वोट बैंक के रूप में या चाहे किसी भी रूप में, जो सदैव सत्ता पर काबिज होना चाहता है और एंटी हिंदू माइंडसेट के साथ ही वर्क करता है, और उसमें उनका समर्थन देती हैं वो कुछ सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें। तो उसकी जो है एक एक कड़ी आप देख रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि का हमने ठीक है, हिंदुओं के पक्ष में किसी प्रकार से कर दिया, 370 हटाया। अब एक रिक्लेमिंग ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो वक्फ ने बहुत ज्यादा भारत में अति मचा रखी थी, गुंडई, माफियागिरी, हर तरीके की बातें कहे कर रखी थी जमीनों को लेकर, और उसको उनको कानूनी अधिकार कांग्रेस ने दे दिए। उसके बाद इस कानूनी अधिकार को सिर्फ छीना गया कि अब आप आगे से ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुराना जो किया है थोड़ा बहुत हिसाब किताब दे दीजिए, दैट मच। इस गुंडई को और इस बदतमीजी, इस माफियागिरी को जस्टिफाई करने के लिए और इसके पक्ष में खड़े होकर बंगाल में एक बड़ी घटना होती है, मुर्शिदाबाद। क्या हुआ है दादा? और जो आप कह रहे हैं शायद ये वहीं जा रहा है लेकर कि आप सिर्फ अपना जमीन भी रिक्लेम करेंगे और कहेंगे कि भाई शांति से रह लो, तो वो आपको शांति से रहने नहीं देंगे और उस पर भी दंगा करेंगे, आग लगाएंगे, खून बहाएंगे। दादा, व्हाट हैपेंड इन देखिए, बंगाल? बंगाल में तो वही हुआ जो कि बंगाल में पिछले कई दशकों से होता आ रहा है, और विशेषतः जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, ममता बनर्जी वहां पे मुख्यमंत्री भी है, और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथियों को साधा और जिस तरीके से उन्होंने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का आवागमन को सुचारू रूप से होने दिया, जिस तरीके से उसको अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाया, वोट बैंक का स्ट्रेंथ बनाया, तो उस तरीके से ये होना जो है बड़ा ही स्वाभाविक घटना थी। मैं यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक ऐसी घटना जिसको कि बहुत पहले से होना तय था, उसकी एक प्रारंभ आप कह सकते हैं। प्रारंभ इस हिसाब से कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन का जो बिल पास हुआ, जिसके तहत जो बेलगामी वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाला जो कुनबा है उसको सहूलियतें दी गई और उसको भूमाफिया बनने दिया गया। इसमें सारा सहयोग रहा, सभी पार्टियों का सहयोग रहा, क्योंकि जो इससे पूर्व में जो भी हुआ उसमें सभी दलों ने उसमें हामी भरी थी। मेरा शुरू से ये मानना था कि वक्फ बोर्ड एक आखिरी ताबूत में आखिरी कील होगी हमारी दृष्टि से, कि जहां पर कि हम जो है बेलगाम जिस तरीके से भारत की भूतल को जो है इस्लामी लोग अपने कब्जे में लेके उसको जो है गजवा और हिंद के प्रोजेक्ट के रूप में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, वही पे जो है जिसके हितों को आपने नुकसान पहुंचाया है, जिसकी जो इतने 7 दशकों से जो बेलगाम रखा था कि जिधर जिस जमीन पर उंगली रख दी वो उनकी है, उसको जब आपने तोड़ा है तो एक बहुत बड़े आर्थिक तंत्र के साथ साथ उनके स्वयं की जो पहचान है उस पर आपने कुठारघात किया है। तो उसका नतीजा था कि वो जो है अब उनकी उनकी जो है दीवार से उनकी पीठ लग गई, तो उनको रिटेलिएट करना ही करना है। अभी तक नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, या जो है बराबर चेष्टा 1 साल 1.5 साल से विपक्ष तो लगा ही हुआ था, और विपक्ष को जो है पूरा पूरा भरोसा अपने इस वोट बैंक पे, मुस्लिम वोट बैंक पे था कि जिनकी 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 जनता को उनके मदरसे, उनके मुल्ला मौलवी, उनका सफिया क्लास लीड करता है या उनको भेड़ चाल में डालता है, वो सड़क पर आएगा और कोहरा मचेगा।
लेकिन हुआ नहीं। छोटा मोटा या कह सकते हैं कि कभी कभार किसी एक जगह पे घटना दुर्घटना इस तरह की हो गई, लेकिन जो अराजकता का माहौल बनाना चाहते थे वो नहीं हो पाया। लेकिन अब वो समय आ चुका था, और जब वक्फ बोर्ड का हो रहा तब भी मैंने ये कहा था कि अब आप देखिएगा भारत जलेगा, अराजकता आएगी। और उसमें भी मैंने आपको बड़ा निश्चित में महाराष्ट्र और बंगाल, दो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से राज्य बताए थे कि जहां पर इसकी पूर्ण संभावना है, जहां सबसे पहले जलेंगे। महाराष्ट्र में हम देख चुके, जहां पर बीजेपी की सरकार है अपने साथी दलों के साथ, वहां पर संघ के गढ़ नागपुर में हुआ। कोई जो है अचानक होने वाली घटना नहीं थी। जितने वहां से उसका अन्वेषण उस घटना का हुआ, जितनी चीजें सामने आ रही हैं, सबूत आए हैं, वो प्रायोजित था, पहले से तय था, किया गया। अब जो है बंगाल में आया। बंगाल में क्या है, जब पास हो गया बिल और जुमे की नमाज पढ़ी गई, तो इस पूरा भयंकर था, पूरा आशंकित लोग थे कि पूरे भारत में मुसलमान बाहर आएगा। लेकिन मैंने आपसे तब भी कहा था कि जहां पर राजनीतिक नेतृत्व होगा वहीं होगा। उत्तर प्रदेश विल बी समथिंग कि जहां पर ऐसा नहीं होगा, या होगा तो दबा दिया जाएगा। लेकिन बंगाल में आपने देखा कि सब जगह कुछ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में, पूरा बंगाल में मुसलमान जो है सड़क पर उतर आया था। कोई अराजक घटना नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना दम दिखा दिया। उसी की परिणति मुर्शिदाबाद में हुआ, और उसी का विरोध कर रही थी। उसमें पुलिस की जीप जली, प्रशासन पूरी तरह सफल रहा, शासन भी असफल रहा, क्योंकि प्रशासन तभी असफल होता है जब शासन असफल हो जाता है। तो बंगाल में मुर्शिदाबाद की शुरुआत है। अभी इस बंगाल में इसको आपको संभलते संभलते टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि जो है ये कोई एकाकी घटना है, ये होगी, क्योंकि उसे बड़ा स्पष्ट कारण, बंगाल में जो तंत्र है प्रशासन का, वो पिछले 5 दशकों से वो मुस्लिम सिस्टम के साथ जो है एसिमिलेट है। चाहे वो जो है 3 दशकों का जो है वामपंथियों का शासन रहा हो, या जो है आपका ममता बनर्जी का हो। ये पूरी तरीके से इस शासन जो है मतलब 50 साल में पुलिस प्रशासन में जो भी आदमी आया है, वो समझ लीजिए कितना संलिप्त है। यदि संलिप्त नहीं है तो कितना मॉरली टूटा हुआ है। वहां पर पुलिस की हिम्मत नहीं, कि उसको ये नहीं मालूम है कि ऊपर से क्या आदेश आने, क्या नहीं आने हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर उस फोर्स में तो स्वयं इन्हीं के लोग शामिल है। तो ये बहुत डाइसी सिचुएशन है, और ये आज का जो है इसका कुप्रभाव अभी आप और बढ़ते हुए देखेंगे इसके अंदर। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा है जो आपके जमातो हिंद ने और वक्फ बोर्ड लॉ ने, पर्सनल लॉ ने, कि 11 तारीख से जो है पूरे भारत में करेंगे। आज 9 तारीख है, परसों देखिए एक साथ होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 11 तारीख से कहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ घटनाएं हिंसक और आगजनी का रूप ले, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ घटनाएं जो है दंगे का प्रारूप ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है एक तरीके से केंद्रीय सरकार का परीक्षा की घड़ी चालू हो गई। पिछले 11 साल से जो है इस चीज को अवॉइड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की छवि को और अपने स्वयं के राजनीतिक छवि के लिए जो है जिस तरीके से कुछ चीजों पर कठोरता से अनिवार्य रूप से जो करना था उसको टाला गया। तो अब आज हमको ये देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व का कि जो उन्होंने 11 साल धैर्य का जो है परिचय दिया, उससे कुछ उन्होंने, क्या उनके पास कोई प्लानिंग ऐसी है कि जब ये ऐसा होगा तो केंद्र की क्या भूमिका रहेगी? क्या वो समर्थवान है? क्या वो समझते हैं कि जहां जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों में केंद्र सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? ये स्पष्ट इसके अंदर अब है। तो ये इसको फिर एक बार चीज और मैं यहां करूं, 4 जून 2024 को जब हुआ था, तो उसके बाद चुनाव के बाद
एक वीडियो पे मेरी आपसे पर चर्चा हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि 4 जून 2024 में एक परिदृश्य बदलेगा। वो परिदृश्य ये बदलेगा, 4 जून 2024 से पहले राजनीतिक नेतृत्व या वो राजनीतिक तथाकथित जो सेकुलर है या जिनकी मजबूरी जो है या मुस्लिम वोट बैंक के आधार पे जीतते हैं और ये श्वास लेते हैं, वो उनके पास नेतृत्व का अधिकार था। लेकिन 4 जून 2024 के बाद अब ये दल और ये राजनीतिक मुस्लिम वोट बैंक के नेतृत्व का पीछा करेंगे, ये पिछलग्गू बनेंगे। ये जो है उन्होंने पूरा यूटिलाइज कर लिया है और आज की तारीख में स्थिति भी यही है कि आप 11 तारीख होते देखेंगे तो अब विपक्ष उसके साथ जुड़ेगा, साथ में विपक्ष आएगा जहां पर जो है मुस्लिम कमान अपने हाथ में ले ली है। कमान उन्होंने ले ली है और इन्होंने दी है। ये सरेंडर, जब आप सरेंडर कर देते हैं तो जब आप लेट चुके हैं जिस किसी वोट बैंक के लिए, तो जब एक बार लेटना आपका हो गया तो फिर आपने दिया क्या उसने लिया, बात बराबर हो गई। उसमें कोई आप चाहे सिक्के के दो एक ही पहलू, चाहे इधर देखिए चाहे उधर देखिए। यहां पर यह स्पष्ट है कि अब जो भी होगा इसके अंदर, इसमें जो है भारत का विपक्ष मुस्लिम के साथ खड़ा है। भारत इस्लाम जो इस्लामिक कट्टरपंथी उसके अंदर आगे आ जाते हैं। बाद में लोग यही कहेंगे कि यार ये तो कट्टरपंथी आ गए और ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बाय डिजाइन हो रहा है, ये ऐसा ही होता रहा है किसी भी इसमें और आगे किसी भी आंदोलन में, और इसमें भी यही होगा। स्पष्ट रूप से वो नेतृत्व लेगा, उसके अंदर केवल साक्षी नहीं बनेंगे, प्रतिभागी बनेगा हर सेकुलर राजनीतिक दल और इसका नेता। जहां पर जो है मुस्लिम जमात के हाथ छोटे पड़ जाएंगे या हाथ कांपेंगे, जहां माचिस आग लगाने से, वहां पर उनको हाथ यही जो है धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं का मिलेगा साथ में, ये करेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं जो स्थिति दिख रही है। एक कारण और तो मैं तो इसका एक कारण जी मैं जी क्या एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसका एक कारण और है कि अभी वक्फ के माध्यम से जो इनकी आर्थिक ताकत थी, अभी तक इनके अर्थतंत्र पर कोई प्रहार नहीं हो रहा था। वक्फ के माध्यम से आर्थिक तंत्र पर प्रहार किया जाएगा, उसको छीना किया जाएगा, वापस लिया जाएगा जो इन्होंने माफियागिरी गुंडई से ले रखा है। और दूसरा कि यदि आज इन्होंने सड़क पर उतर कर यह नहीं किया तो भविष्य में तो आधार का लिंक होने वाला है वोटर आईडी से, उसमें इनका एक मेजर जो जितने फॉल्स हैं या जितने फॉल्स वोटर्स हैं वो हटेंगे, वो कटेंगे। तो वो तो आपके राजनीतिक जो ये सेकुलर है उनका भी ताकत जाएगी और जो जमीन पे मुसलमान उसकी भी ताकत जाएगी। उसकी बदतमीजियां जो थी वो पूरी तरह कर्टेल की जा रही है। तो क्या ये भविष्य की घटनाओं को देखते हुए भी ये लोग इस तरीके के आज प्रदर्शन करना शुरू कर रहे हैं 11 तारीख को जो आप बता रहे हैं? मैं अपनी अंतिम बात जो है 2-3 मिनट में कंप्लीट करके खत्म करूंगा। देखिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो है आर्थिक रूप से प्रहार हुआ। आर्थिक रूप से प्रहार केवल जो है मुस्लिम अशरफिया क्लास पे नहीं हुआ या उन लोगों पे नहीं हुआ जो वक्फ बोर्ड कंट्रोल करते हैं। इस आर्थिक इसके अंदर वो सारे हिंदू शामिल हैं। इसमें क्या रहता नहीं कि मुसलमान शामिल है, मुसलमान के नाम पे जमीनें बेची गई हैं, लोग उसमें राजनीतिक दलों ने उसको प्रेशर दिया है, उसको होने दिया है। तो उसमें केवल आप ठीक है उनका नाम आ गया है, लेकिन आप जो समझिए कि जब बाबा से कह रहा था ये हाथ कांपेंगे माचिस जलाने से तो आपको हिंदुओं के हाथ मिल जाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे आप जो है अपना वक्फ बोर्ड या नजूल इन पर जब भी हाथ सरकार का जो है कोई प्रयास होगा तो ये जो है मुखौटा कोई पहन ले, ये सब एक समय शामिल हो जाएंगे। जहां तक आपने बात की जो है आधार कार्ड और इन सब की जो बाद में आने वाला, उससे भी सब ये लिंक यही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहां पे भी जो उसका जो किंग पिन होता है वो भी यही लोग होते हैं। कोई ऐसा कैटेगराइज मामला नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जो वहां से पिछले कई दशकों से आसाम, बंगाल, सब में, त्रिपुरा में जो बांग्लादेश से मुसलमान आए, बांग्लादेशी आए, तो क्या मुसलमानों ने उनको अंदर आने दिया? बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों के साथ साथ जो है
हिंदू पूरी तरह संलिप्त रहा उसके अंदर। एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है, ये उसके हिस्से है। ये चंद राष्ट्रवादियों की एक चंद राष्ट्रवादी जो है सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। आज भी जो है भारत में 50% से ज्यादा हिंदू जो है अभी भी सेकुलर है, चाहे वो जो है एक्टिव सेकुलर है या पैसिव सेकुलर है। जो तटस्थ है वो भी सेकुलर है। तो ये चीजें, ये नेटवर्किंग तभी से जुड़ी हुई है, पीछे से आ रही है। अब परिपक्वता आ चुकी है, परिपक्वता ये आ चुकी है कि इसी भारत में हम दो तरीके का शासन देख रहे हैं। एक शासन वो जहां राजनीतिक नेतृत्व सक्षम, बहुत क्लियरिटी लीव है, कठोर है, न्यायप्रिय है, वहां पर नहीं हो पाता। लेकिन जहां पर राजनीतिक नेतृत्व धूलमुल है, कमजोर है या स्पष्टता नहीं है, तो वो हमेशा चोट खाएगा। वो चाहे जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो या विपक्ष की हो। ये आपका इम्तिहान है। बंगाल इसका पहला वो था, बंगाल में होना बहुत लाजमी है। जिस तरीके से बंगाल में, बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है, जिस तरह बंगाली मानसिकता 5 दशकों या उससे ज्यादा में बदली जा चुकी है, जिस तरीके से आज है हमको ये बात करने में अजीब से लग रहा है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है एक सनातनी हिंदू में और एक बंगाली हिंदू में। बड़ा अंतर है, ये आज का नहीं है, ये जख्म 6-7 दशकों का जख्म है। तो उसकी परिणति है, तो भुगतना है वहां पे। वह हिंदू जलेगा, जलवाया जाएगा, होगा। तो शासन जो है पूरी तरह से संलिप्त है। संलिप्तता ये नहीं कि एक्टिव है, बट क्या करे प्रशासन। इसी वहां पे जमीनी स्तर पे जो प्रशासन है वो तो 5-6 दशकों से उसी सिस्टम में ही जिया खाया भी है भाई। उन्हीं के लोग हैं। एक लार्ज परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन विच इज रेडिकल ऑल्सो। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं, इसकी आग बढ़ेगी। और आपको ये परीक्षा, फिर कहता हूं, अभी बात नहीं खत्म करूंगा, ये स्वयं नरेंद्र मोदी जी की और केंद्र सरकार की सबसे कठिन परीक्षा घड़ी है, क्योंकि वो अराजकता नहीं रोक सकते हैं। अब अराजकता होगी, उस अराजकता के बाद कैसे क्या करना है, वो किस तरीके डील करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि यदि समय अनुसार उन्होंने इसको जो है कड़े अप्रिय कदम नहीं उठाए, तो फिर जो है जो 11 साल से जो है मोदी सरकार ने इतनी शानदार कार्य किया है, उसमें एक ऐसा कलंक लगेगा। और वो भी कलंक जो है उनके ही जो उनके समर्थक है उनके द्वारा लगाया जाएगा। क्योंकि हर उनके समर्थक के दिल में टीस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से उन्हें लगता रहा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें यदि जो है उभरने से पहले यदि केंद्र सरकार ने दबाने का प्रयास किया होता, तो जो है बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये बात अलग है कि बात यहीं पे ही जाती, चाहे वो करते नहीं करते, क्योंकि जो है अंतोगत्वा जो है केंद्र सरकार की भूमिका कमजोर हो जाती है जब आपका सर्वोच्च न्यायालय संलिप्त हो विपक्ष के एजेंडे के साथ, मुस्लिम रेडिकल के एजेंडे के साथ, या कॉम्प्रोमाइज हो। तो फिर जो है आपको जो है थोड़ा दया भी आती है। लेकिन अब वो काल नहीं है, इस वक्त तो जो है डू और डाई की सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, ये आपको करना पड़ेगा। जी नहीं, बड़ी सारी बातें आपने बताई। मुझे लगता है कि यहाँ से एक चर्चा और निकलती है, और पर्टिकुलरली जब हम बंगाल की बात करें कि ये कौन सी मानसिकता है बंगाल की, कि जो एक तो मतलब सरकार चुनने की तमीज नहीं है। अब पहले कांग्रेसी चुने, चलो पूरा देश कांग्रेसी चुना, फिर कम्युनिस्ट चुन लिए, तो 35 साल तक कम्युनिस्ट चुन के रखा। फिर उसके बाद आंख नहीं खुली तो ममता बनर्जी चुन लिया। देखते हैं, ये भी एक चर्चा होगी। और जैसा आपने बताया कि शुरुआत वहीं से हुई, तो ये सत्य निकला, मुर्शिदाबाद से हुआ। हम देखते हैं कि जैसे कहा जाता था कि आज बंगाल जो सोचेगा वो कल भारत सोचेगा, तो अब देखते हैं कि बंगाल मुर्शिदाबाद झेल रहा है, कल भारत झेलेगा कि नहीं झेलेगा। इसी के साथ दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ क्लैरिटी हमें दी है। हम अक्सर भूल जाते हैं आम जीवन में कि भैया एक विपदा आने वाली है, थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और जैसा फिल्म टीवी सीरियल पे दिखाता था, सतर्क रहें, सावधान रहें, ये दंगा कभी भी कहीं भी आपके यहाँ हो सकता है। कल जयपुर में ही जो है एक कांग्रेसी कमेटी, मतलब जिलाध्यक्ष के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो 10-15 लोग को रौंद दिए, वक्त से नाराज थे, परेशान थे, 62 साल का आदमी।
और पतली सड़क पे गाड़ी चलाता हुआ दौड़ाता हुआ चला जा रहा था, जैसे हम लोग ने पेरिस वगैरह में देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो है चौपट हो चुका है, तो अपने घर में दिख नहीं रहा है, यहाँ बोले जा रहे हैं, क्या कहा जाए। इसके बीच में कैसे हम बचेंगे, कैसे नहीं बचेंगे, इसके लिए आप जो हमें ज्ञान देते हैं, अपनी इंसाइट्स देते हैं, उसकी बड़ी सख्त आवश्यकता था। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जरूरी बात आज की गई है तो इसको आपके माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।